नहीं रहते। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग है बाइनोमियल थ्योरम, बीडी। हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जो फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। पहला हेडिंग डालेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसका। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन consisting of two terms with positive or negative sign between them is called binomial expression. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाई का मतलब होता है टू। तो ऐसे कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे और उन दो टर्म को हम बीच में प्लस साइन या फिर माइनस साइन से लगाकर डिफर करेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन को आप बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाई का मतलब होता है टू। जैसे फॉर एग्जांपल, सर कोई तो भी वेटिंग इसमें a प्लस बी 2x माइनस 3y x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में आपने ऐसे एक्सप्रेशन पढ़ने। तो बाई का मतलब है दो टर्म, ये दो के बीच में या तो प्लस का साइन आएगा या फिर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है लीनियर पावर हो, एक से ज्यादा भी पावर हो सकता है, दो का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 3/2 का भी पावर हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन को अपन बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सीधा सीधा आप मतलब समझिए, बाई का मतलब है टू, और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होंगे उसको आप बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इस पूरे चैप्टर में हमने ऐसे ही एक्सप्रेशंस को डिस्कस करना है, इन्हीं की हम कुछ पावर डिस्कस करेंगे। तो आगे बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कुछ नोटेबल थिंग है जो आपने बहुत छोटे पढ़ रखी है, पहले आप उनको समझिए। तो उसके बाद हियर वी डिस्कस सम नोटेबल पॉइंट्स। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये होगी आपकी कि आपने ये सभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं छोटी क्लासेस में। कि यदि मैं आपसे a प्लस बी पावर 1 पूछता हूँ, a प्लस बी का पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू a प्लस बी होगा। यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी पावर 3, ये भी आप बता देंगे कि a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर बी क्यूब। a प्लस बी पावर 4, तो a पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। तो एटलीस्ट a प्लस बी पावर 3 का तो आपको एक्सपांशन पता है, लेकिन अब a प्लस बी पावर 4 है तो ये आपके लिए नया है। और आज जब आप बात समझेंगे
सो वी आर कैपेबल टू राइट एनी इंडेक्स, एनी पावर। यदि मैं यहाँ पर a प्लस बी पावर 10 भी बोलूंगा तो आप a प्लस बी पावर 10 का एक्सपांशन लिख सकते हो बड़ी आसानी से। आज मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। तो ये तो अपन जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, ये तो डायरेक्ट आपने लर्न किया हुआ है। लेकिन जब आपको a प्लस बी का पावर 4 लिखना होगा, या फिर a प्लस बी का पावर 5, या a प्लस बी का पावर 6 एंड सो ऑन, ये सारी बातें, तो एक बात आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो किस तरीके से एक्सपांशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यदि मैंने इंडेक्स 1 का लिया है, मतलब पावर 1 का लिया है, तो 2 टर्म आए। यदि 2 का इंडेक्स है तो 3 टर्म, यदि 3 का इंडेक्स है तो 4 टर्म, 4 का इंडेक्स है तो 5 टर्म। तो ये हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज्यादा होगा इंडेक्स से, पहली बात है, एक ज्यादा टर्म होता है। यदि 1 का इंडेक्स लगा है तो 2 टर्म आएंगे, 2 का इंडेक्स है तो 3 टर्म आएंगे, 3 का इंडेक्स है तो 4 टर्म आएंगे, 4 का इंडेक्स है तो 5 टर्म। पहली बात। दूसरी खासियत आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप फर्दर एक्सपेंशन में आगे बढ़ोगे, फर्स्ट टर्म का पावर, मतलब ए का पावर एक 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 कम होता है, और सेकंड टर्म का पावर एक 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 बढ़ता है। जैसे ए का पावर 2 से शुरू हुआ, फिर ए का पावर 1 हो गया, और फिर ए का पावर 0 हो गया। यदि बी के पावर की बात करो तो यहाँ पर बी पावर 0 है, फिर बी पावर 1 हुआ, फिर बी पावर 2 हुआ। मतलब ए की पावर एक एक से रिड्यूस होगी, और सेकंड टर्म की पावर एक एक से इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ए का पावर 3 है और बी का पावर 0 है। अगले टर्म में ए का पावर 1 कम हो गया, 3 से 2 हो गया, और बी का पावर 0 से 1 हो गया। तो फर्स्ट टर्म की पावर 1 से डिक्रीज हो रही है, और सेकंड टर्म की पावर 1 से इंक्रीज हो रही है। The power of first term is decreases by 1 and the power of second term is increases by 1। जैसे यहाँ पर 4, ए का पावर देखोगे 4 3 2 1 0 खत्म हो गया, और बी का पावर देखोगे तो 0 1 2 3 4। तो नाउ यू आर कैपेबल टू राइट, इतनी बात तो अपन लिख सकते हैं कि यदि मेरे को a प्लस बी पावर 5 लिखने को आए तो मैं ये तो लिख सकता हूँ। यदि मैं कोएफिशिएंट छोड़ दूं कि कोएफिशिएंट कहाँ से लाए, वो मैं आपको अभी उसका खुलासा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यदि 5 का इंडेक्स लिखा है तो 6 टर्म आएंगे, और शुरुआत कहाँ से होगी, ए का पावर 6 आएगा सबसे पहले, तो ए का पावर 5 आएगा, फिर अगले टर्म में ए का पावर 4 और बी का पावर 1 हो जाएगा, फिर ए का पावर 3 बी का पावर 2 हो जाएगा, फिर ए का पावर 2 बी का पावर 3 हो जाएगा, फिर ए का पावर 1 बी का पावर 4 हो जाएगा, और लास्ट में बी पावर 5। तो विदाउट कोएफिशिएंट सबसे पहले तो हमने 5 का इंडेक्स था तो 6 टर्म लिख लिए, और वो 6 टर्म में खासियत ये है कि फर्स्ट टर्म का पावर 5 से शुरू होगा, और एक 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 कम करके लिख देंगे, और सेकंड टर्म का पावर मतलब बी का पावर 0 से शुरू करेंगे, बी का पावर 0, फिर बी का पावर 1, बी पावर 2, बी पावर 3, बी पावर 4, बी पावर 5। तो फर्स्ट टर्म की पावर एक एक से डिक्रीज हुई, सेकंड टर्म की पावर एक एक से इंक्रीज हुई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आएंगे। अब बात करेंगे अपन कोएफिशिएंट की। एक बार अपन कोएफिशिएंट भी लिखने लगे तो फिर अपन कोई भी एक्सपांशन लिख सकते हैं। ये तो अपने लर्न हुए हैं, ये तो आपने डायरेक्ट लर्न करा है। लेकिन जब 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, 10 का आएगा, 20 का इंडेक्स आएगा, तब एक्सपांशन कैसे लिखना है अपन उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म होंगे उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। कुछ एग्जांपल आपके सामने है, और कुछ बातें अपन नोट में यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ये कुछ एक्सपांशन है, इनकी खासियत आपको बताई कि नंबर ऑफ टर्म इंडेक्स से एक ज्यादा होगा, और इन एवरी सक्सेसिव टर्म power of first term decreases by 1 and the power of second term is increases by 1। पहले टर्म का पावर एक 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 कम होता है, और सेकंड टर्म की पावर एक 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 बढ़ती है। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। अपन अब इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि ये कोएफिशिएंट कैसे लिखे गए।
फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट और अब मैं बात कर रहा हूं इनके कोएफिशिएंट पर। पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 के लिए हमने ये किया है कि यहाँ पर मैं इंडेक्स लिखा हूं और इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट आएंगे वो हमने यहाँ पर। तो अब आप देख लो, यदि इंडेक्स 1 का लिया है, 1 का इंडेक्स है, तो 2 टर्म आए हैं और दोनों टर्म का कोएफिशिएंट 1 1। यदि आप इंडेक्स 1 का लेते हो तो कोएफिशिएंट 1 1 आता है। यदि आपने इंडेक्स 2 लिया तो कोएफिशिएंट 1 2 1 है। 3 टर्म है और उनका कोएफिशिएंट है 1 2 1। यदि आपने इंडेक्स 3 का लिया तो कोएफिशिएंट 1 3 3 1 1 3 3 1। यदि इंडेक्स 4 का लिया तो कोएफिशिएंट आपने लिखे हैं 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। तो अब नाउ यू आर राइट टू कैपेबल द कोएफिशिएंट ऑफ इंडेक्स 5। इंडेक्स 5 का कोएफिशिएंट देखो, मैं आपको इसको देख के बताता हूँ ये एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये एक्चुअली आप सबसे पहले देखो कि फर्स्ट टर्म की कोएफिशिएंट सबके 1 है, सबके फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है और सबके लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 है। मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 आएगा और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट भी 1 आएगा। अब बीच वाले कैसे निकालेंगे? तो ये 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 आता है। 1 + 2 3 होगा, ये 2 + 1 3 होगा, ये 1 + 3 4 होगा, ये 3 + 3 का वैल्यू 6 आता है, ये 3 + 1 का वैल्यू 4 आता है। तो सिमिलरली व्हेन वी टेक द इंडेक्स 5, यदि मैं 5 का इंडेक्स लेता हूं तो पहला टर्म का कोएफिशिएंट तो 1 आएगा, अगला 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, फिर 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और लास्ट वाला 1। मतलब फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट 1 1 है और इन दोनों को ऐड करके 5 बनाया, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया और ये 4 1 5। तो मतलब जब इंडेक्स 5 का लेंगे तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 आएगा, 1 लिखा नहीं है, फिर कोएफिशिएंट आएगा 5, फिर कोएफिशिएंट आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर आएगा 5 और फिर आएगा लास्ट में 1। तो इसको b पावर 5। ये हो गया आपका a + b पावर 5। तो देखिए 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात, यदि इंडेक्स 5 का है तो 6 टर्म आएंगे, पहली बात खत्म हो गई। अगली बात, फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम करेंगे, सेकंड टर्म का पावर एक एक इंक्रीज करेंगे और कोएफिशिएंट हम इस टेबल से निकालेंगे। ये जो दिया था टेबल, ये दिया था पास्कल ने, इसको पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल का मतलब इन दोनों को ऐड करके ये लाया है। तो ये पूरी टेबल को नाम दिया गया है पास्कल ट्राइंगल। So with the help of this Pascal triangle, we get the coefficient. So now, if we have to write the expansion of a plus b power 6, इसको देखते हुए यदि हमको a plus b power 6 का एक्सपांशन लिखना है तो लिखते ही आपको पहली बात तो ये समझ में आ गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे। फर्स्ट टर्म का पावर 1 से डिक्रीज होगा, सेकंड टर्म का पावर 1 से इंक्रीज होगा और कोएफिशिएंट हम यहाँ से निकाल लेंगे। 6 का लिख रहे हैं, 5 की हेल्प से 6 का एक्सपांशन लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, शुरुआत करेंगे ये पावर 6 से, फिर कोएफिशिएंट आएगा 5 और 1 6, ए पावर 5 हो जाएगा, एक कम, बी का पावर 1 हो जाएगा। फिर अगला कोएफिशिएंट 5 10 15 आएगा, ए का पावर 1 कम हो जाएगा, बी का पावर 1 बढ़ जाएगा।
फिर 10 और 10 20 आएगा, ए का पावर 3, बी का पावर 3, फिर 10 और 5 15 आएगा, ए का पावर 2, बी का पावर 4, फिर 5 और 1 6 आएगा, ए बी पावर 5, और लास्ट टर्म आएगा बी पावर 6। So this is the expansion of a plus b raised to the power 6। ये a plus b पावर 6 का एक्सपांशन है। Similarly, if we have to write the expansion of a plus b power 7, यदि मेरे को a plus b पावर 7 का एक्सपांशन लिखना है, देखिए अभी क्या आएगा, a पावर 7, फिर 1 और 6 7 हो जाएगा, a पावर 6 b पावर 1, फिर 6 5 15 21, a पावर 5 b पावर 2, फिर 15 20 35, a पावर 4 b पावर 3, फिर अगेन 35, a पावर 3 b पावर 4, फिर 21, a पावर 2 b पावर 5, फिर 7, a पावर 1 b पावर 6, एंड लास्ट b पावर 7। देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, और फर्स्ट टर्म का पावर 1 1 1 1 डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड टर्म का पावर 1 से इंक्रीज हो रहा है, और कोएफिशिएंट हमने प्रीवियस एक्सपांशन से निकाला। तो ये है पास्कल ट्रायंगल। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट, वी गेट द कोएफिशिएंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि इफ वी हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी पावर 7, यदि मेरे को a प्लस बी पावर 7 का एक्सपांशन लिखना है तो मेरे को a प्लस बी पावर 6 का एक्सपांशन पता होना जरूरी, और a प्लस बी पावर 6 के लिए a प्लस बी पावर 4 होना चाहिए, a प्लस बी पावर 4 के लिए a प्लस बी पावर 3। मतलब इफ वी हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी पावर 8, तो मेरे को 8 के पहले के सारे एक्सपांशन पता होने चाहिए, ताकि हम इस टेबल से कोएफिशिएंट फाइंड कर सकें a प्लस बी पावर 8 का। सो इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि कहीं इफ यू हैव टू राइट द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी पावर 100, मेरे को यदि a प्लस बी पावर 100 का बाइनोमियल एक्सपांशन लिखना है, तो मैं ये तो बता दूंगा कि टर्म 101 आएंगे, मैं ये भी बता दूंगा कि फर्स्ट टर्म का पावर 1 1 डिक्रीज होगा, सेकंड टर्म का पावर 1 1 इंक्रीज होगा, बट फॉर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट हमको a प्लस बी पावर 99 तक बाइनोमियल ये पास्कल ट्रायंगल बनाना होगा, पूरी बिल्डिंग में बनाना होगा a प्लस बी पावर 99, 100 का लिखने के लिए 99 तक पास्कल ट्रायंगल। तो इसकी ये लिमिटेशंस हैं, एंड इसकी इस लिमिटेशन के कारण हम इसमें कुछ और करेक्शन करेंगे, कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये फेल हो जाती है बात हमारी कि मेरे को यदि a प्लस बी पावर 10 लिखने आ गया तो मैं a प्लस बी पावर 10 के कोएफिशिएंट तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं a प्लस बी पावर 9 का एक्सपांशन ना लिख लूं। तो इसकी ये लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। अपन कुछ ऐसा सीखेंगे कि डायरेक्ट हमको कैपेबल होना है टू राइट द एक्सपांशन a प्लस बी पावर 10 डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग एनी प्रीवियस एक्सपांशन। ठीक है, सो फिलहाल आप इतना, इसमें कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी है, सवाल है तो पूछ लीजिए, अपन चल रहे हैं इसके आगे। सर कोई शॉर्टकट नहीं है फाइंड करने की? क्या बोले? सर जैसे 100 का ढूंढना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या? वही बता रहा हूँ अभी, कोई शॉर्टकट पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि इसकी तो लिमिटेशन है। छोटे मोटे एक्सपांशन 5 का 6 का चाहिए तो अपन इससे निकाल लेंगे, लेकिन जब पावर बड़ी आएंगी, इंडेक्स बड़ी आएगी, तब ये फेल हो जाता है टोटली पास्कल ट्रायंगल। तो फिर अपन कुछ और करने इसमें जा रहे हैं, कुछ और बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर से एक बार ये ट्रायंगल बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा, लेकिन पहले कुछ बातें आपको सिखा रहा हूँ। अभी तक आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा, और उसके बाद 5 6 तक यदि मेरे को इंडेक्स दिया है तो मैं उसका एक्सपांशन लिख सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ दिस। लेकिन जब पावर बहुत ज़्यादा बड़ी आएंगी तो इसकी लिस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, अपन ये यूज नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। वो कुछ और सीख रहे हैं, वो अपन पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट।
अब एक बात और आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी हमको प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे कि मेरे को यदि a+b⁴ का एक्सपांशन लिखना है तो मेरे को 7 का एक्सपांशन रिक्वायर्ड है। तो उस बात से बचने के लिए एक चैप्टर और आप अभी पढ़ोगे, हाइपरबोला खत्म करने के बाद मैं शुरू करूंगा, विच इज कॉल्ड द P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। मतलब यदि मैं प्रैक्टिकल डेली लाइफ की मैं बात करूं, डेली लाइफ में इफ यू हैव 2 ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी। ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स ए बी, और इन 2 ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को किसी एक को सिलेक्ट करना है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में से किसी एक को मेरे को इंडियन आइडल में भेजना है, 2 में से एक को इंडियन आइडल में भेजना है, तो 2 में से एक को चूज करना है। तो 2 में से एक को चूज करने के जो तरीके होंगे, नंबर ऑफ वेज होंगे, वो होंगे 2। मेरे पास यदि ए और बी 2 है, 2 बच्चे हैं, इन 2 बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास चॉइसेस कितनी अवेलेबल होंगी? 2 चॉइसेस अवेलेबल। अब 2 में से एक को चूज करना है, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए नोटेशन ये है 2C1। 2 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और टोटल में से जितने सिलेक्ट करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। C4 होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो 2 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आगे से उसको नोटेशन में ये आगे से कभी ये मिलेगा आपको देखने को मैथमेटिक्स में, तो आप इसको पढ़िएगा 2C1, मतलब 2 में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और अभी आपने बताया 2 में से एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 2। मान लो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि दोनों में से दोनों को ही सिलेक्ट करना, 2C2, दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करना है, तो एक ही तरीका होगा। यदि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने आपको बोला 2 ही सिलेक्ट कर लो, तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, 2 बच्चों में से दोनों को इंडियन आइडल में भेजना, तो मैं बोलूंगा चलो दोनों, एक ही तरीका है। लेकिन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है तो 2 चॉइसेस होंगी। ऐसे ही यदि मान लेते हैं मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 में से एक सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज 3 होंगे। 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज 3 होंगे। कौन कौन से तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो आप क्या लोगे? ए बी, बी सी या फिर ए सी। 3 में से एक करना है, तो तरीके क्या है? ए या बी या फिर सी। और 3 में से तीनों करना है, तो फिर तरीके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एक। सिमिलरली यदि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स ए है, बी है, सी है, डी, 4 में से एक को सिलेक्ट करना, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4। और वो क्या होंगे? ए या फिर बी या फिर बी या सी या डी। 4 में से 2 सिलेक्ट करने, 4C2, नंबर ऑफ वेज 6 हो गए। क्या क्या होंगे? 6, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और सी डी। 6 तरीके। 4 में से 3 करने हैं, 4 में से 3 की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। वो 4 वैल्यूज कौन सी आती है? ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी, ये 4 वैल्यू। 4 में से चारों को यदि करना है 4C4 से, नंबर ऑफ वेज 8। ठीक है, सो ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको समझ रहा हूँ। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 में से एक सिलेक्ट करना है, दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करना है। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3। 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या 4 में से 2, 4 में से 3 या फिर 4 में से 4। और एक और बात है कि मान लो मेरा कोई मनी नहीं है, मेरे को कुछ को भी सिलेक्ट नहीं करना, किसी को भी नहीं ले जाना कहीं पे। ठीक है, तो 4 में से यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसको हम एक वैल्यू देंगे। मतलब इसको अपन आगे चल के P&C के चैप्टर में वेरीफाई करूंगा। इसको हमेशा याद रखिए कि यदि सफिक्स आपका 0 है, मतलब इस केस में मैं आपसे बात करूं 2C0 का वैल्यू 1 लेंगे। 3 में से कुछ नहीं सिलेक्ट करना, तो भी 1 लेंगे। 4 में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, तो भी 1। मतलब जब भी सफिक्स 0 आएगा हमेशा वैल्यू 1। 10C0 1, 100C0 1, 10C0 1, 19C0 1।
जब भी सफिक्स 0 होगा मतलब हमको टोटल ऑब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, तो उसकी वैल्यू में 1। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो अब मैं इसको पास्कल ट्रायंगल से एसोसिएट कर देता हूँ, और उसके बाद वी आर कैपेबल टू राइट एनी एक्सपांशन, वो आप देखिएगा। इतनी बात में कोई डाउट है? चलिए, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ पास्कल ट्रायंगल में, इन्हीं वैल्यूज को। तो जो अपन ने लिख लिया वो मैं एक बार शॉर्ट में नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 4 पे पर चल रहे हैं, लेकिन 4 पे जाने से पहले एक बात यहाँ पर मेंशन कर कि मेरे पास यदि 1 C 0 आएगा तो मैं 1 लूंगा, 1 C 1 आएगा तो 1, 2 C 0 1 होगा, 2 C 1 2 होगा, 2 C 2 का वैल्यू 1 है, ये लिखेंगे। 3 C 0 की वैल्यू 1, 3 C 1 3, 3 C 2 3 और 3 C 3 का वैल्यू 1, ये लिखिए। 4 C 0 का वैल्यू 1, 4 C 1 का वैल्यू 4, 4 C 2 का वैल्यू 6, 4 C 3 का वैल्यू 4 और 4 C 4 का वैल्यू। ये जो जितनी बातें लिखी है वो शॉर्ट में मैंने यहाँ लिखी ताकि पास्कल ट्रायंगल में यूज कर पाऊँ। अब मैं इसको हटा के पेज नंबर 4 पे जा रहा हूँ। और एक बार फिर से हम पास्कल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। मेन हमको देखिए, पूरे एक्सपेंशन में हम ये बता देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। हम ये बता देते हैं कि फर्स्ट टर्म का पावर एक एक डिक्रीज हो रहा है, सेकंड टर्म का पावर एक एक इंक्रीज हो रहा है। बस हमको दिक्कत जाती है कोएफिशिएंट लिखने में। कोएफिशिएंट लिखने में कुछ हद तक पास्कल ट्रायंगल ने मदद किया था, लेकिन फेल हो जाता है वो आगे चल के। तो अब हम पास्कल ट्रायंगल को एक बार फिर से, जो वैल्यूज हैं उनको मैं इन वैल्यूज से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, और एक बार हमने इनसे रिप्लेस कर दिया तो फिर आपको वो हर जगह पर हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने इंडेक्स लिया था यदि 1 का, तो 1 का इंडेक्स लिया था तो कोएफिशिएंट आपने 1 और 1 लिया। और अब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए ये 1 इंडेक्स के लिए है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 C 0, और इस 1 को मैंने लिख दिया 1 C 1। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब 2 इंडेक्स के लिए जब अपन ने कोएफिशिएंट लिखे थे तो वो आपने लिखे हैं 1 2 1। अब इस वाले 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 C 0। अब इससे आपको लर्न करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये 2 C 1 और ये 2 C 2। अब जब आप 3 का इंडेक्स लिए थे तो कोएफिशिएंट आपने लिखा था 1 3 3 1। ये वाले 1 को अपन लिख सकते हैं 3 C 0, इसको लिखेंगे 3 C 1, ये वैल्यू लिखेंगे। फिर ये 3 C 2 और ये 3 C 3। बड़ा इजी हो गया, एक एक बढ़ाना है, 3 C 0 3 C 1 3 C 2 3 C 3। ऐसे ये देखो 4 C 0 4 C 1 4 C 2 4 C 3 4 C 4, और यही कोएफिशिएंट लिखे थे आपने इंडेक्स 4 के लिए। जब आपने इंडेक्स 4 लिखा था तो आप पीछे पास्कल ट्रायंगल में जाके लिखो, यहाँ पर 1 लिखा था जिसको अपन 4 C 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिखा था जिसको 4 C 1 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखा था जिसकी वैल्यू 4 C 2 है, यहाँ पर अपन 4 लिखेंगे जिसका वैल्यू 4 C 3 लिख सकते हैं, और लास्ट वाला तो आपका 1 होता है जिसको अपन 4 C 4। So now, if we have to write the coefficient of a plus b power 8, तो आपको पता है कि a plus b power 8 है, तो कोएफिशिएंट आएंगे उसके 8C0 8C1 8C2 8C3 up to 8C8। खत्म, इतनी सी बात है।
तो अब आप पिछले पेज पर आपने a प्लस बी पावर 6 तक लिखा था, अब आपको a प्लस बी पावर 10 लिखना है, तो भी आप इसको यूज करके, तो ये आपको हेल्प करेगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर कैपेबल टू राइट द एक्सपेंशन. अब मेरे को प्रीवियस वाले की कोई जरूरत नहीं है. यदि मैं अब इतना ही मैं लिख छोड़ देता हूं. और अब मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ a प्लस बी पावर 8 का एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप देखिए शुरुआत कहां से करेंगे. पहला कोएफिशिएंट आएगा 8c0, a पर पावर 8 आएगा और b पे पावर 0 आएगा. फिर आएगा कोएफिशिएंट 8c1, a पे पावर 1 कम हो जाएगा, b पे पावर 1. फिर आएगा 8c2, a पावर 6, b पावर 2. फिर आएगा 8c3, a पावर 5, b पावर 3. 8c4, a पावर 4, b पावर 4. 8c5, a पावर 3, b पावर 5. 8c6, a पावर 2, b पावर 6. 8c7, a पावर 1, b पावर 7. और 8c8, a पावर 0, b पावर 3. ये टोटल 9 टर्म है. हर सक्सेसिव टर्म में फर्स्ट टर्म की पावर 1 से डिक्रीज हुई है, सेकंड टर्म की पावर 1 से इंक्रीज हुई है. मेन मुद्दा हमारा कोएफिशिएंट का था, जो कि अब सॉल्व हो चुका है. अपन 8c0 से शुरू करके 8c8 पे खत्म कर देंगे. अब एक जो सवाल आता है कि मान लो मेरे को ये पता करना है कि भाई ये 8c3 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर नंबर कितना आएगा. तो अब मैं आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पर सिखा दे रहा हूँ. भाई 8c3 को आप कैलकुलेट करोगे तो करोगे कैसे. मतलब मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास 8 बच्चे हैं, और वो 8 बच्चों में से मेरे को 3 को इंडियन आइडल में ले जाना, तो कितने तरीके मेरे पास होंगे. भाई 4 हैं तो 4 के लिए तो इजी था, 3 है तो 3 के लिए तो इजी था. लेकिन मेरे पास 100 बच्चे हो जाए और 100 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं अब आपको सिखा दे रहा हूँ. तो ये 8c3 का वैल्यू या 8c2 का वैल्यू या 8c6 का वैल्यू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं अब आपको सिखा रहा हूँ. फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछना. चलिए, सो अब अपन इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8c3 और 10c3 और 100c3, इसको कैसे कैलकुलेट करें. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5. तो एक बात आप ये याद रखें, एक वर्ड होता है फैक्टोरियल, आपने अभी तक सुन लिया होगा. फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि मैं यदि पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हूँ, फर्स्ट n होना जरूरी है. मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n. पहले n नेचुरल नंबर लिखें, तो इसको मैं लिखूंगा आगे से n फैक्टोरियल, मेहनत बचाने के लिए. कभी भी n पे ये फैक्टोरियल पढ़ेंगे, इसको n फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब होता है पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको 5 फैक्टोरियल बोलूं, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 4 3 2 1. यदि मैं आपको 6 फैक्टोरियल पूछूं, तो इसका वैल्यू 6 5 4 3 2 1. जितने पे फैक्टोरियल लगा है उतने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा, ये याद रखें. एक बार इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे. अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यदि मेरे को n में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, NCR, तो NCR के लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r. ये फॉर्मूला ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और इससे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो. तो मैं इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, बट एक चीज बहुत शॉर्टकट भी इसका बता देता हूँ.
जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan C3, यदि मेरे को tan C3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप एक बस बात याद रखें, एक एक कम करके 3 बार लिखना है। 10 से शुरू करेंगे, कितनी बार एक एक कम करेंगे? 3 बार। क्या लिखेंगे? 10, 9, 8 और नीचे 3, 2, 1। ये tan C3 का वैल्यू होता है। मतलब मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और 10 में से मेरे को 3 सिलेक्ट करना है, इसका वैल्यू इतना है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये 3 3 का 9, 2 4 जा 8, आंसर आ गया 120। 10 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो 120 तरीके। tan C3 का वैल्यू जो है वो इस तरीके से, कोई भी नंबर, जैसे आपको मान लो सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 8C3, तो आप 3 बार कम करेंगे एक एक। क्या लिखेंगे? 8, 7, 6 और नीचे 3, 2, 1। ये 3 2 जा 6 कट जाएगा और 56 आएगा। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan C4, तो एक एक कम करके 4 बार लिखेंगे। क्या आएगा? 10, 9, 8, 7, नीचे 4, 3, 2, 1। 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 3 जा 9 कैंसिल, 210 आंसर आएगा। कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। लेकिन यदि आपको इस फॉर्मूला से करना है तो इससे भी वैल्यू वही आती है। मैं tan C3 के लिए ये फॉर्मूला लगा के आपको दिखा, सेम कैलकुलेशन। देखो क्या होगा। tan C3 का मतलब, तो n की जगह 10 लेना है तो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? पहले 10 नेचुरल नंबर का, मतलब 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल का वैल्यू है। नीचे क्या लिखा है? 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल कट गया, बचा कितना? 10, 9, 8 और 3 फैक्टोरियल का मतलब यही तो बताया था। तो आप इतना कैलकुलेशन से बच जाते हो। मैंने आपको डायरेक्ट ये सिखाया कि tan C3 को अपन डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट। जो कोएफिशिएंट आपने अभी लिखे हैं ना, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और उससे भी ज्यादा आप इसके बजाय इसको याद रखें, कोई भी नंबर आएगा जो सफिक्स लिखा है, नीचे जो नंबर लिखा है उतनी बार एक एक कम करना है और उसी से 3 2 1, 4 3 2 1 वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 10 में से यदि मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 में से 4 को इंडियन आइडल के लिए सिलेक्ट करना है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 210 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये है उसका मीनिंग। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, so now we have all the raw materials। मैंने शुरुआत करी थी बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। बाइनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपने लिखी थी। उसके बाद आपको कुछ एक्सपांशन मैंने लिखाए थे, a+b⁻1, a+b⁻2, a+b⁻3, a+b⁻4, a+b⁻5। फिर अपन ने उसको ऑब्जर्व करके पास्कल ट्राइंगल बनाया था। पास्कल ट्राइंगल फेल हो गया था तो अपन ने इंट्रोड्यूस करे थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये NCR वाले, और इनसे अपन ने एक बार और पास्कल ट्राइंगल बनाया। नाउ वी आर कैपेबल टू राइट एनी एक्सपांशन ऑफ एनी इंडेक्स। a+b⁻10 लिखना है तो भी मैं लिख सकता हूँ, और मैं इंडिविजुअल हर टर्म का कोएफिशिएंट का वैल्यू भी बता सकता हूँ। मेरे को यदि कहीं tan C8 कैलकुलेट करने आए तो मैं इस तरीके से tan C8 का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब एक जिस बात को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो एक बात मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, पेज नंबर 6। तो देखिए, अब अपन लिख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम
और पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। अब यदि आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो 25% जो आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि 25% जो है पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। यही को फॉर्मूला को लिखने के लिए आज मैंने ये सारी बातें आपके साथ करी, जितनी बातें करी उन सब का यूटिलाइजेशन करके अपन अब बाइनोमियल थ्योरम लिख रहे हैं फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंडेक्स होगा, हमारी जो पावर होगी, वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी, मतलब नेचुरल पावर होगी। आगे चल के हम इस चैप्टर में नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं a प्लस बी पावर n का एक्सपेंशन। ये है बस फॉर्मूला। अब n यदि 1 होगा तो आप एक्सपेंशन आज लिख रही थे a प्लस बी पावर 1। आपने a प्लस बी पावर 2 भी लिखा था, a प्लस बी पावर 3 भी लिखा था, a प्लस बी पावर 4 भी लिखा, a प्लस बी पावर 5 भी लिखा, a प्लस बी पावर 6 भी लिखा है। लेकिन a प्लस बी पावर 10 लिखना हो, a प्लस बी पावर 100 लिखना हो, कोई भी नेचुरल पावर हो, यहाँ पर ये इंडेक्स कहलाता है। n को इंडेक्स बोलेंगे और ये इंडेक्स हमारा नेचुरल नंबर है। तो अब मैं किसी भी इंडेक्स के लिए लिख रहा हूँ भाई, 1 2 3 तक के लिए तो आप जानते ही थे। अब यदि 4 के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए लिखना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो आपको अभी बताया, बस वही लिख रहे हैं। 8 के लिए जैसा लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही। a प्लस बी पावर n के लिए क्या लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत करेंगे NC0, पहला कोएफिशिएंट आएगा NC0। a पावर कितना होगा n, b पावर कितना होगा 0, फिर आएगा NC1, फिर आएगा NC2, और इस तरीके से लिखते चले जाओगे। बीच में आएगा NCR और लास्ट खत्म होगा NCN। ये इसका एक्सपेंशन है। ये बस फॉर्मूला आपने समझना है, और एक बार आप ये फॉर्मूला समझ गए तो फिर आपका काम बड़ा। अब एक चीज देखिए, आप यहाँ पर केवल क्या लिखा है हमने भाई, कोएफिशिएंट NC0 NC1 NC2 NCN पे खत्म हो गए। फर्स्ट टर्म का पावर एक 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 डिक्रीज हो गया, सेकंड टर्म का पावर एक 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 इंक्रीज हो गया। इतनी बात लिखी है हमने। अब आप ये देख रहे हो कि ये फर्स्ट टर्म है, सफिक्स 0 है तो फर्स्ट टर्म है, सफिक्स 1 का है तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ये वाला कौन सा टर्म होगा, R+1, एक ज्यादा होता है। जो भी सफिक्स है टर्म की वैल्यू उससे एक ज्यादा होगी। यदि 0 सफिक्स है तो ये कौन सा टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म हुआ, सेकंड टर्म। ये कौन सा टर्म हुआ, थर्ड टर्म। ये कौन सा टर्म हुआ, R+1 टर्म। इसको अपन जनरल टर्म बोले। तो इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म है वो R+1 टर्म, TR+1। और जनरल टर्म की वैल्यू कितनी है, वो है NCR a पावर n-r। Therefore इस एक्सपेंशन को इतना बड़ा ना लिखते हुए इन शॉर्ट हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a प्लस बी पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये मैंने जनरल टर्म ले ली, और इस जनरल टर्म को मैंने r की वैल्यू 0 से लेकर n तक। जब आप इसमें r को 0 डालोगे तो ये बन जाएगा, जब आप इसमें r को 1 डालोगे तो ये बन जाएगा, जब आप इसमें r को 2 डालोगे तो ये बन जाएगा, जब इसमें r को n डालोगे तो लास्ट टर्म बन जाएगा। तो ये सारे को मैं जनरल टर्म के टर्म, मतलब इतना बड़ा एक्सपेंशन लिखने के बजाय मैं आगे से केवल इतना लिखूंगा। वेयर अपन NCR का वैल्यू जानते हैं, वेयर NCR की वैल्यू कितनी होती है, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये NCR का वैल्यू। तो आगे से इस एक्सपेंशन को मैं ऐसे याद रखूंगा और ऐसे ही यूज करूंगा। ये जनरल टर्म होता है,
r प्लस 1h टर्म। तो ये एक्सपांशन आपको बस लिखते आना चाहिए। यदि ये आपने लिखना समझ गए तो 25% जो है बाइनोमियल थ्योरम आपका खत्म हो गया। इतनी बात पर बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी बात पर बनते हैं। आपको बस ये लिखते आना चाहिए जनरल का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई मन में सवाल है आपके तो पूछ लीजिए। सर जनरल टर्म एक बार फिर बताओ। ये देखिए एक्सपांशन अभी आपको बताया था। जो भी इंडेक्स दिया होगा उस इंडेक्स में 0 से शुरू करके 0, 1, 2 एक एक बढ़ा के एन पे खत्म कर देंगे। फर्स्ट टर्म की पावर एक 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 डिक्रीज करेंगे, सेकंड टर्म का पावर एक 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 इंक्रीज करेंगे। आप देख रहे हो यदि सफिक्स 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये r प्लस 1h टर्म हो जाएगा। इसको अपन जनरल टर्म बोलेंगे या r प्लस 1h टर्म बोलेंगे। मतलब मेरे को r प्लस 1h टर्म लिखना है तो हमारा सफिक्स एक कम आएगा। जैसे मेरे को 10th टर्म लिखना है तो मैं लिखूंगा NC9। मेरे को 100th टर्म लिखना है तो मैं लिखूंगा NC99। जो भी यहाँ पर टर्म पूछा होगा यहाँ पर वैल्यू एक कम आएगी। 10th टर्म पूछा होगा तो अपन NC9 लिखेंगे। और इसी जनरल टर्म पे मैं सिग्मा नोटेशन डाल देता हूँ तो मेरे को ये सारे टर्म मिल जाएंगे। तो आगे से मैं इस पूरी एक्सपांशन को केवल इतना लिखूंगा। ये हमारा एक्सपांशन को इतना एक्सपांशन को लिखने का शॉर्टकट तरीका है, शॉर्ट वे रूट। और कोई क्वेरी है आपकी? देखिए ये फॉर्मूला हम इतनी बार लिखने वाले हैं आगे कि है अपने आप लर्न हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग डे है, फर्स्ट डे है बाइनोमियल थ्योरम का, तो थोड़ा बहुत आपको बिल्कुल बहुत नए इसमें कुछ टर्म्स हैं। तो बार बार जब अपन इसको लिखेंगे 8-10 बार जब इसको पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अवर बाइनोमियल थ्योरम। कल एक बार मैं इस पेज को फिर से एक बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि एक बार मैं ये चीज और लिखूंगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको ओरली बताई है कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है, फर्स्ट टर्म का पावर एक एक कम होता है, ये सारी बातें प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो मैं लिखाऊंगा। तो एक बार और ये कल रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल अपन फिर इसको एक बार इस पेज से डिस्कस करना शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इतना पूरा कल तक आप पढ़ लीजिए। कोई डिफिकल्टी इसमें आती है तो कल आप पूछ लीजिएगा, फिर अपन चलेंगे कल की क्लास में आगे। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। सर हाँ बोलो। सर मुझे क्या बोलते हैं हाइपरबोला का एक क्वेश्चन पूछना था। हाइपरबोला शुरू तो हो जान दे बेटा। सॉरी सर, हाइपरबोला उल्टा अपना इक्लिप्स का। हाँ क्या है? सर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्लिप्स। इक्वेशन दिया है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -2। सर उसको अपन कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए 2, सबसे पहले तो ये पता करो इलिप्स पर है कि इलिप्स के बाहर है। यदि इलिप्स के बाहर है तो आपको तरीका ये बताया है मैंने। देखो दो ही बातें होती हैं, या तो पॉइंट दिया होगा इलिप्स पर। यदि पॉइंट इलिप्स पर है तब तो आपको टेंजेंट निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना है, बस x² की जगह x(x1) और y² की जगह y1। यदि पॉइंट बाहर दिया होगा तब दो टेंजेंट बनते हैं। तो यदि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस टेंजेंट का स्लोप m है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा के सबसे पहले मैं टेंजेंट बना लेता हूँ और उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाते हैं। जब कोई लाइन y बराबर mx प्लस c इसको टच करेगा तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा, ये लगा के हमको मिलेगा m का वैल्यू, मतलब स्लोप का वैल्यू। दो वैल्यू मिलेंगे क्योंकि m में क्वाड्रेटिक बनता है। और m की दो वैल्यू मान लो 1 और 2 आ गई तो मेरे को दो स्लोप मिल गए। पॉइंट तो पता ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से वी राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दो ही बातें हैं, या तो पॉइंट कर्व पे होगा या पॉइंट कर्व के बाहर होगा। बाहर होगा तो ये कंसेप्ट यूज करना है, ऊपर होगा तो ये कंसेप्ट यूज करना है। समझ गया कुणाल? हाँ सर समझ गया, मैं ट्राई करता हूँ अभी। ओके, चलिए बाय एवरीवन।
सर स्क्रीनशॉट लेने दो इसका। सो हेलो सर। हेलो। सर सर मुझे भी डाउट था। बोलो। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ क्वेश्चन। बाय सर। अरे कहाँ चले गए अंशु पगने? किसको डाउट था? संकेत को था क्या? डाउट किसको है? यश, संकेत, आयुष, अश्लेषा? सर मुझे हाँ तो बोलो ना, भेजो ना। मतलब भेजा। Is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate another ellipse passing through the 0, 4 circumscribing rectangle R eccentricity of ellipse P2। देखो डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना। इजी क्वेश्चन है ये। आपको ये जो ellipse दिया है, x square by 9 y square by 4 equals to 1। This is your ellipse E1। तो इसका जो ये 3 0 है और ये 0 2। अब आपको बोला है कि ये जो इलिप्स है ये एक रेक्टेंगल के अंदर बनाया गया है, वो साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इलिप्स इस रेक्टेंगल के अंदर बनाया है, ऐसा है। ये रेक्टेंगल के अंदर बनाया, इस रेक्टेंगल के साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। अब अगला आपको दिया है another ellipse E2 passing through 0, 4 circumscribe the rectangle। अब 0 4 से पास होने वाला एक और ellipse बनाया है, जो कि इस रेक्टेंगल के चारों तरफ मतलब सर्कमस्क्राइब किया, बाहर बनाया। और किससे पास हो रहा है? 0, 4 से पास हो रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स। आपको ये E2 इलिप्स का एसेंट्रिसिटी फाइंड करना। तो हमको यदि E2 इलिप्स का जो इक्वेशन मिल गया तो हम एसेंट्रिसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आप केवल क्या करना है, अब आपने केवल ये करना है, मेरे को इस इलिप्स पर एक पॉइंट 0, 4 पता है, ऑल्सो इस इलिप्स पर एक पॉइंट ये वाला भी पता है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट। अब आप इलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हो, दो पॉइंट से पास होने वाला इलिप्स का इक्वेशन। E2 की इक्वेशन आप क्या मान लेना? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक बार इससे सेटिस्फाई कराओगे तो a b मिल जाएगा। वंस यू गेट a b यू गेट इलिप्स, और इलिप्स मिल गया तो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। समझ गया संकेत? सर बट जो इंस्क्राइब इलिप्स है वो पता कैसे चलेगा कि सारों मतलब सारे साइड्स को टच कर रहा है रेक्टेंगल के? वहां पे दिया तो नहीं है। सर्कमस्क्राइब बोला है ना। सर्कमस्क्राइब का मतलब है चारों वर्टेक्स से पास हो जाए। ठीक है, नहीं सर, जो अंदर वाला इलिप्स है। क्वेश्चन में ही बोला है वो कि आपको इंस्क्राइब्ड बोला है। एक बार सर्कम इंस्क्राइब बोलेंगे तो टच करता हुआ जाएगा, सर्कमस्क्राइब बोलेंगे तो चारों वर्टेक्स से पास करता हुआ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर समझ गया। चलो ट्राई करो इसको, करते फिर मिलते हैं कल। तो और एक वो क्वाड्रेटिक का भी था, मैंने आपको भेजा है हाई में भेजा व्हाट्सएप पे। कौन सा है? उसका 4th था सर। ABC are real numbers, A not equal to 0 if alpha is root of this, beta is root of this, and 0 less than alpha less than beta, then the equation this has a root gamma that always satisfies।
तो आप ऐसा करो ना, इस क्वाड्रेटिक में एबीसी की वैल्यू लेके रूट्स क्वाड्रेटिक बना लो। आप एबीसी की कोई वैल्यू ले लो तो क्वाड्रेटिक बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक के रूट्स आ जाएंगे अल्फा बीटा, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। एबीसी क्रॉस चेक से कर सकते हो, मेथड से सर जाओगे तो रिपीट। थोड़ा सा लेंदी मेथड जाएगा। आप एबीसी कोई भी रियल नंबर लेके क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है, और क्वाड्रेटिक के रूट्स ऐसे निकालना ताकि वो रियल आए। तो एबीसी कोई नंबर लेके क्वाड्रेटिक चेक कर सकते हो आप। सर मतलब समझा नहीं मैं। एबीसी का नंबर ले लो, वैल्यू ले लो 1 2 3 या अच्छा 1 2 अच्छा। 4 ऐसे नंबर से, समझा अभी? हाँ सर, हम्म। और उसका 7th भी था सर एक। If the roots of this equation and this equation are simultaneously real, simultaneously real का मतलब roots are real, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव करना है, बस सिंपल है ये। सर रियल मीन्स दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लो क्या? हाँ हाँ, दोनों से क्यू आर पी में रिलेशन बन जाएगा, वही आपसे पूछा है। हाँ सर, और सर एक इसमें ऐसा क्वेश्चन था कि एक्सप्रेशन दिया था और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी थी। मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमम मिनिमम और रेंज तीनों निकालना बताऊंगा। क्वाड्रेटिक में नहीं आता है वो एक्चुअली, ठीक है, उसमें फंक्शन का कंसेप्ट लगता है, डोमेन और रेंज ऐसे वर्ड आते हैं, इसलिए मैंने वो अभी आपके इसके साथ डिस्कस नहीं किया। एक आध क्लास में कभी एडिशन लेके आपको वो रेंज निकालना सिखा दूंगा मैं, ठीक है। उसमें डोमेन वर्ड आता है तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे स्किप किया था। बाकी है इजी कंसेप्ट, 4-5 लाइनों में आ जाता है, तो वो मैं सिखा दूंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ओके सर, और जैसे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, हम्म। उसके रूट सपोज 1 और 2 आ रहे, हम्म। तो हम उसको रैशनल बोलेंगे कि रियल भी रियल बोलेंगे? देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। कोई भी नंबर है उसको आप रियल बोल दोगे तो आप कभी भी गलत नहीं होगे, ठीक है। जैसे 1 रियल नंबर है, -1 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है। तो आप रियल नंबर बोल सकते हो हर नंबर को, क्योंकि एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। रियल नंबर अपने आप में सबको कंटेन किए हुए हैं। तो रैशनल भी बोलना सही है, रियल भी आप बोल सकते हैं। और जनरली जो आपको सिखाया गया है कि यदि डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, अपन को रियल बोलना सिखाया है तो अपन रियल ही बोलते हैं, ठीक है। सर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें एक रियल भी ऑप्शन है और रैशनल भी है, तो फिर कौन सा टिक करेंगे उसमें से? दोनों टिक करेंगे, क्योंकि वो रियल भी कहलाएगा, रैशनल भी कहलाएगा। सर बट उन्होंने यहाँ पे रैशनल दिया था। रैशनल, देखिए आपको यही बताया कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आप रैशनल लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगे, आप रियल लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं दे सकते। लेकिन क्या होता है कि रियल नंबर लिखना इसलिए भी रॉन्ग है और नहीं लिखा है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, तो इरेशनल वर्ड भी आ जाता है। तो उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा जाना चाहिए था कि भाई रैशनल है कि इरेशनल है। क्वेश्चन पूछने का मोटो ये होना चाहिए था उनका। और यदि ये मोटो है तो फिर अपन को क्लैरिफाई करना है कि भाई वो रैशनल होंगे, वो इरेशनल नहीं होंगे, इसलिए वहां पर उन्होंने रैशनल वर्ड दिया है, ठीक है। सर एक बार रिपीट, नेटवर्क प्रॉब्लम था। देखिए, रियल नंबर जो है वो रैशनल इरेशनल दोनों को कंटेन करे। तो क्वेश्चन में जो पूछने का उनका पर्पस था वो ये था कि भाई रूट्स रैशनल है कि इरेशनल है, इसलिए उन्होंने रैशनल करके आंसर दिया है। क्योंकि रियल बोलना गलत नहीं है, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, बट रियल में रैशनल भी इंक्लूडेड है, इसलिए जो ज्यादा सही होगा बोलना वो रैशनल होगा, इसलिए उन्होंने रैशनल दिया है। क्योंकि रियल में इरेशनल रूट भी काउंट हो जाते हैं, और क्वेश्चन में जनरली जो पूछा जाता है कि रूट्स रैशनल है कि इरेशनल है, तो यदि डी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स हमेशा रैशनल होते हैं, तो अपन रैशनल पे टिक कर देंगे इसलिए। हाँ ओके सर। सर स्क्रीनशॉट लेना था। बाय सर। बाय बेटा।